हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ पावर सिस्टम फर्स्ट। सबसे पहले आप जानते होंगे कि अभी तक हमारे वीडियो पे देखते हो तो कंट्रोल सिस्टम का जो आपको वन शॉट है उसमें मोस्टली हर एक चैप्टर मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ का वन शॉट अभी तक अपलोड कर दिया है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पावर सिस्टम तो पावर सिस्टम में हमने लेक्चर मे बी 17th लेक्चर बिल्कुल हर एक चैप्टर से मतलब जो भी टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर AQ2 एग्जामिनेशन आई हैव अपलोडेड। सो नाउ एज ऑफ योर रिस्पॉन्स वॉज कमिंग आई मीन टू कंट्रोल सिस्टम, तो मुझे लगा कि क्यों ना पावर सिस्टम का भी वन सा डाला जाए। लेट्स सी इसका पांचों चैप्टर का मैं डाल पाता हूँ नहीं, लेकिन जितना भी मैं डालूंगा मतलब वट एवर द वन शॉट आई विल अपलोड वेरी मतलब प्रिसाइज वे वट एवर द कंटेंट आई हैव टेकन। यू कैन सी आपका अगर यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करें पावर सिस्टम में तो पावर जनरेशन है। और पावर जनरेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन सिस्टम, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, फिर थर्मल पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, को जनरेशन एंड लोड कर्व, मतलब जितने भी चीज़ हैं इस मतलब एक वीडियो में ओनली एंड ओनली आई कैन से विथ इन वन शॉट आई विल अपलोड ईच एंड एवरी कंटेंट। तो आप जानते होंगे कि जैसे हम पहले से ही ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं 17 वीडियो लेक्चर, तो सभी जो भी हमारा PPT था उसको कंबाइन करके, और उस टाइम पे हमारे पास जब मैं लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड करता था तो एट ए टाइम आई हैव नॉट मच टाइम, तो मैंने बहुत से टॉपिक को लीव कर दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस वन शॉट में उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। एंड ऑब्वियसली आई कैन से कि यूनिट नंबर फर्स्ट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट आई कैन से चैप्टर इन पावर सिस्टम फर्स्ट। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है इसको कभी भी आप न छोड़िए, और चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 5 है उसको भी न छोड़िए। तो यूनिट फर्स्ट 5 and second and third, it's really one of the easy subject and if I easy chapter I can say. And if I talk about fourth chapter in control system or fifth control are in power system, both are little bit complex. So इसी घड़ी को देखते हैं हम कितना वन शॉट अपलोड कर पाते हैं। लेकिन पावर सिस्टम वन इट्स वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BTech 5th सेमेस्टर। तो आई विल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ऑल्सो। आपसे भी रिक्वेस्ट है और मेरे से भी अपने आप से भी रिक्वेस्ट है कि वट एवर द वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड, वट एवर द कंटेंट आई एम गिविंग, यू कैन सी ईच एंड एवरी कंटेंट इज वेरी प्रिसाइज वे। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम बताते हैं, उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ईच एंड एवरी थिंग आई विल ट्राई टू कवर इन दिस 1 hour of one shot, maybe 1 hour or 50 minutes, whatever the time period of this video. So let's see power generation. तो जनरेशन मीन्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए पावर को जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमने शायद डायग्राम लिया था जब वीडियो में बना रहा था, तो उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया। तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वन शॉट है। वन शॉट में बहुत सा ऐसी चीज़ होंगी जिसको हम बिल्कुल डीप में जाकर नहीं बताएंगे, लेकिन अगर डीप में पढ़ना है तो आई हैव अपलोडेड 17th वीडियो, यू कैन गो एंड यू कैन सी। सो वन शॉट में ईच एंड एवरी थिंग को हमको कवर करना है, तो उस हिसाब से उस वे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट 1 टाइम्स तो इसको पढ़ ही चुके हैं, तब आप वन शॉट का रिवीजन करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली। तो जनरेशन इज क्या, जनरेशन मीन्स देखिए जैसे अगर हम फिगर से बताएं तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे ये हमारा अगर कोई थर्मल पावर प्लांट मान लें, यहाँ से ये थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद घरों में यूटिलाइज की जाएगी। तो देर आर 4 प्रोसेस। पहला जो है जनरेशन, तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले जनरेशन इज अ प्लेस वेयर पावर इज मतलब पावर प्लांट या पावर इज जनरेटेड। तो सबसे पहले हमारा पावर जनरेट होता है, ये मतलब 11 kVA पे जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद हम स्टेप अप करते हैं। अब स्टेप अप क्यों करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से हमने अपने वीडियो में मतलब जब आप वीडियो लेक्चर वीडियो पर देखेंगे तो उसमें अपलोड किया है। तो इसमें केवल और केवल वो थिंग हम बताएंगे जो आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आप मतलब रिवाइज कर सकें और बहुत ईजिली 1 आवर में आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम जनरेट करने के बाद इसको हाई लेवल पे क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं अप टू 40 मतलब 400 kV लार्ज। मतलब अगर देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ग्रिड को दे देंगे जिसको इतने नीड हो, अदरवाइज इसको फिर क्या करेंगे, फिर अगले मतलब ये प्राइमरी हमारा ट्रांसमिशन हो गया, प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम स्टेप डाउन करते हैं मतलब वोल्टेज को घटाते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 33, मतलब ये जो रेटिंग है ना ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। 31 kV पे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टेप डाउन करेंगे अप टू 400 वोल्टेज। एंड 400 वोल्टेज करने के बाद फिर हम गाँव में जो छोटे छोटे वोल्टेज मतलब ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं उससे घरों तक 230 वोल्ट हम घरों को सप्लाई कर देंगे। तो आपने यहाँ ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इसे हम मत भूलिए और इसको आप जरूर बनाइए। सबसे पहला जो होता है ट्रांसमिशन T, फिर
डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्रांसमिशन देख सॉरी सबसे पहले जनरेशन होता है, वही मैं भी क्या क्या छोड़ रहा हूँ। जनरेशन हुआ हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, ठीक है, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये मतलब तीन ये चार, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यूटिलाइज, चार प्रोसेस होते हैं और चारों प्रोसेस को फॉलो करना हमारा मतलब अहम रोल होता है इस पावर सिस्टम में। हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट इन 4 स्टेप, पहला जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो यही हमने फिगर से समझाया। उसके बाद अगर हम आगे चले तो सबसे पहले वही सब चीज़ वही हम लिखे हैं। इस मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम बता रहे हैं, ये जो हमारा वन शॉट है, इसमें हम सभी चीज़ को बताने नहीं वाले हैं। अगर देखना है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लेलिस्ट जाइए, 17 वीडियो है, 17 वीडियो देखने का आपके पास टाइम है तो आप देखिए। जैसे जनरेशन इज अ प्लेस, वहाँ पावर जनरेट होता है। ट्रांसमिशन मीन्स हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने के बाद ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यूटिलाइज करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कम टू नो व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल आप जानते होंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑल मतलब नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब नॉन रिन्यूएबल नाम से क्लियर है, आप जानते भी होंगे, इस पर इतना हमें समय नहीं देने का टाइम है। नॉन रिन्यूएबल जिसे हम नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है एक नंबर में आ सकता है तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए इसका उल्टा होता है, अगर कन्वेंशनल है तो नॉन रिन्यूएबल, अगर नॉन कन्वेंशनल है तो रीन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो ये सब क्या है रीन्यूएबल, ऑटोमेटिक बनते रहते हैं, रीन्यूड होते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो इस टाइप की हम एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। नाउ द पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी टॉपिक की हम बात करें तो ले आउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, देखिए हम फिगर समझाते हैं। सबसे पहले ये एक हम डैम बनाते हैं, डैम में हम पानी स्टोर करते हैं, इसे रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर जो होता है थोड़ा हाई लेवल पे होता है, उसके बाद पानी को हम नीचे ले जाते हैं और जानते हैं यहाँ पानी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से पानी सब जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हम टरबाइन लगाए होते हैं, राइट, यहाँ देखिए टरबाइन है। जब पानी यहाँ से जाएगी और टरबाइन जब रोटेट करेगा तो आप जानते हैं कि मतलब म्यूचुअल इंडक्शन जो भी हमारा मोटर का प्रिंसिपल होता है, जस्ट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी कंडक्टर को घुमाएं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यही जो जनरेशन हो रहा है, जनरेशन जो होता है 11 किलो वोल्ट पे होता है, अभी हमने बताया। यहाँ से 11 किलो वोल्ट को हम क्या ले जाएंगे, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप करने के बाद फिर इसे टावर से ले जाएंगे, फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का यही हमारा मतलब लेआउट होता है। मतलब सबसे पहले ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, कैसे इसका मतलब डायग्राम है हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट। सबसे पहले देखिए आप ये बनाएंगे, डैम बनाएंगे, डैम बनाने के बाद ये जो है पाइपलाइन बनाएंगे, पेनस्टॉक कहते हैं, फिर पेनस्टॉक के बाद हमारा जनरेटर होगा, मतलब पावर प्लांट हाउस, उसके बाद वाटर को हम डिस्चार्ज कर देंगे इधर, राइट। तो ये हमारा लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। तो यही हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में हमने लिखा होगा, आगे आप देख सकते हैं यही फिगर है। अगर अब हर एक फिगर को हम बताने लगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाएगा ना, तो मेरे लिए भी ही इतना टाइम है कि मैं वीडियो का लेंथ बढ़ाऊँ। मतलब यू नो कि वन शॉट इज़ नॉट फॉर जस्ट taking much time. My aim is to make you understand, make you revise as soon as possible with a very precise and very effective way. तो अभी हम अगर फंक्शन की बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो इस बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें यही चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर जो होता है पानी को स्टोर करता है, मतलब ये एक ऐसा मतलब प्लेस होता है जहाँ हम पानी को स्टोर करते हैं। तो रिजर्वायर हर एक फंक्शन को आप लिखिए कि आप मतलब वाटर मतलब थर्मल पावर प्लांट आ जाए, फिगर बनाने के बाद हर एक चीज़ को आप बिल्कुल डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद डैम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ डैम इज़ टू प्रोवाइड द हेड ऑफ वाटर। डैम मतलब कितना ऊंचा डैम है, जैसे हाइट होना चाहिए, लो लेवल डैम होता है, हाई लेवल डैम होता है, मीडियम लेवल डैम होता है। तो डैम के बाद डैम आता है, डैम के बाद सॉरी सर्ज टैंक आता है। सर्ज टैंक क्या होता है, इट मे बी कंसिडर एज एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर। देखिए देखते हैं इसमें सर्ज टैंक बनाया है कि नहीं, अगर बनाया होगा फिगर में तो हम आपको समझाते हैं। तो जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया है, जैसे सर्ज टैंक यहाँ से हम एक टैंक बनाते हैं थोड़ा ऊंची पे, और इसमें पानी जो होता है जब ज़्यादा पानी होता है तो इसमें जाके स्टोर हो जाता है। और जब पानी जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें पानी का लेवल घटता बढ़ता रहता है, जब बढ़ता है पानी तो इसमें जाके स्टोर हो जाता है। एक टैंक हम बनाते हैं आगे, उसे हम सर्ज टैंक के नाम जानते हैं। और जब पानी इसमें घट जाता है तो प्रेशर बनाने के लिए यहाँ से भी हम पानी लेते हैं, तो वो सर्ज टैंक का वही वर्किंग होता है। तो वहीं वहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ सर्ज टैंक। तो एक बार आप पीपीटी पढ़िएगा, और ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि जो हम फर्स्ट यूनिट का वन शॉट आपको अपलोड कर रहे हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं।
सर्च टैंक के बाद अगर बात करें तो पेन स्टॉक अभी हमने बताया, जो ऐसे हमारा मतलब हाइड्रो पावर प्लांट डैम से पानी आ रहा है। पेन स्टॉक जो होता है एक मतलब वाटर को कैसे कितने मतलब फ्लो में एक टाइप का हम वाल्व कह सकते हैं कि ये पानी के फ्लो को मतलब और मतलब रेजिस्ट करता है या कितना पानी जाना है, पेन स्टॉक जो होता है कंट्रोल करता है। स्लीप वे क्या होता है? स्लीप वे दिस में भी कंसिडर एज सॉर्ट ऑफ द सेफ्टी वॉल्व, मतलब वही सेफ्टी वॉल्व के नाम से हम जानते हैं, राइट। और ये जो पेन स्टॉक है इस कंडक्ट टेकिंग वाटर फ्रॉम द इनटेक एंड वर्किंग बाई फोर वे, मतलब वही टरबाइन के पास मतलब कितना पानी जाए वही हमारा पेन स्टॉक से हम कंट्रोल करते हैं। पावर हाउस हमने बता ही दिया कि जो यहाँ पे पावर हाउस है, सबसे पहले पानी आपके डैम से आया, डैम से पानी जो है पोटेंशियल एनर्जी में था, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी से हमारा ये काइनेटिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में से चेंज किया ब्लेड को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए। तो ये प्रोसेस फॉलो किए और हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग कैसे लेआउट है सब चीज़ हमने समझा दिया। इसके बाद आएगा थर्मल पावर प्लांट में भी, जैसे हाँ प्राइम मूवर, अगर प्राइम मूवर लिखते हैं तो प्राइम मूवर मतलब प्राइम मूवर क्या होता है, जो टरबाइन जो हम टरबाइन लगाए हैं उसके ब्लेड को किस वे में हम घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइम मूवर एज अ वाटर, मतलब वाटर थ्रो करना है, वाटर थ्रो कर रहे हैं हम अपने टरबाइन पे और हमारा ये रोटेट हो रहा है। तो ये इसका प्राइम मूवर एज अ क्या है, यहाँ पे वाटर जो काइनेटिक एनर्जी वाटर है, मतलब प्राइम मूवर काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि हम जो टरबाइन यूज करते हैं वो पेल्टन होती है, फ्रांसिस होती है, कैप्लन होती है, मतलब ये इन 3 टाइप के हम टरबाइन को यूज़ करते हैं। तो ये आप आगे पढ़ेंगे, मे बी आपके बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई लेक्चर्स ऑल्सो कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई डिप्लोमा, देन डिप्लोमा में पूरा पावर प्लांट का ये बुक ही था। तो हमने बहुत ही मतलब बहुत ही ब्रीफ वे में पढ़ा है, बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है। तो नो वे, अब हमने जैसा ही हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट पढ़ा, नाउ द पॉइंट इज़ टू हाइड्रो, मतलब हाइड्रो के बाद हम थर्मल पावर प्लांट का हम लेआउट पढ़ने वाले हैं। थर्मल पावर प्लांट को वर्किंग कैसे होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या लगे होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने रुका था बिकॉज आई एम शूटिंग माई वीडियो ऑन आई कैन से माई हॉस्टल एंड यू नो कि हॉस्टल में कभी कभी आवाज़ें होने लगती हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दिस वीडियो, सॉरी अवॉइड दिस वीडियो को नहीं, वीडियो को देखिए, आवाज़ को अवॉइड कीजिए। तो नाउ द पॉइंट इज़ सेकेंड थर्मल पावर प्लांट, जो पावर प्लांट पढ़ने वाले हो थर्मल पावर प्लांट। तो इसका प्राइम मूवर क्या होगा? सबसे पहले आपने हाइड्रो देखा, तो हाइड्रो में वाटर इज अ प्राइम मूवर, हियर हीट इज अ प्राइम मूवर, मतलब हीट से हम पानी को गर्म करेंगे, यहाँ भी वाटर ही है लेकिन स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ कैसे होता है। सबसे पहले देखिए हम बॉयलर लेते हैं, ठीक है। बॉयलर क्या होता है, इसमें पानी को गर्म करते हैं, जो वेपर बनता है वो टरबाइन पे जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर का हमारा वेपर होता है जो कि हमारे टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन जब रोटेट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी से इसका जो मोटर का शाफ्ट होगा वो रोटेट होगा, और जब मोटर का शाफ्ट रोटेट होगा तो ये मतलब जनरेटर है, जनरेटर का शाफ्ट मोटर कह सकते हैं ना, हाँ मोटर जनरेटर जो भी है मतलब जब घुमा रहा है तो जनरेट करेगा तो जनरेटर कहेंगे। जनरेटर का जब शाफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और यही इलेक्ट्रिसिटी हम जो है कंज्यूम करेंगे। तो यही इसका वर्किंग होता है। इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए वैसे ही बताया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आग जलाएंगे, हमारा पे यहाँ बॉयलर है, जैसे यहाँ पे कोल डालेंगे, कोल से आग जलाने से क्या होगा, ये डायग्राम आपको याद रखना होगा। आप अपने कह सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ये डायग्राम तो बनाना कंपलसरी है, तभी आप एक मतलब डिसेंट मार्क्स आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात किया कि आग जलाएंगे, आग जलाने से हमारा पानी हीट होगा, ये टरबाइन पे जाएगा वेपर, वेपर से टरबाइन रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद ये पानी फिर से कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद कुछ पानी को हम बाहर निकाल देंगे, ये जो है हमारा कूलिंग टावर है जहाँ हम पानी को ठंडा करेंगे, कुछ पानी जो है सुपर हीटर की तरफ मतलब फीड करके फिर से इसमें आ जाएगा। मतलब इसका प्रोसेस होता है जो आपके बीटेक लेवल में इतना डिस्क्राइब करके नहीं दिया हुआ है, तो हम भी उतना नहीं बताने वाले। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो में बात करें तो वीडियो में थोड़ा बताए भी होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे जैसे ही हम आग जलाएं, आग जलाने के बाद पानी हीट हुआ, हीट होने के बाद इसे वेपर बना, वेपर टरबाइन पे गया, टरबाइन रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद हमारा अल्टरनेटर जो है रोटेट हुआ, अल्टरनेटर से हमारा 3 फेज़ हमारा जो भी है पावर जनरेट हुआ, और वही पावर को हम ट्रांसमिट किए, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है थर्मल पावर प्लांट का होता है। तो जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए सबसे मेन थिंग क्या होता है, कोई भी पावर प्लांट है या कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट इन योर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक बार आप कंसेप्ट को समझें तो लिखना बड़ी बात नहीं होता है,
सब चीज़ वही हम लिखे होंगे। अगर हम पढ़ के आपको सुनाए, थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट द हीट एनर्जी, बताया हमने शुरू में, जो कोल से हीट एनर्जी होता है उसको बर्न करते हैं कोल को और कन्वर्ट करते हैं वाटर को स्टीम में। और ये जो होता है द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन टरबाइन प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर मतलब प्रोड्यूस होता है और इसी पावर को हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग हो गया। और अभी बता दें ये जस्ट काइंड ऑफ आई कैन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और 2 मेगावाट मतलब 200 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए 2000 टन कोल की नीड होती है। तो ये जो है उतना अच्छा नहीं है, और इसकी जो मतलब इफ़िशेंसी होती है मे बी 35% होती है, 35 से 40% होती है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है सबसे ज़्यादा अभी भी इससे ही हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है इफ़िशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर चिमनी लगी हुई है और चिमनी से हमारा पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन फ्री नहीं है। जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो हमारा पॉल्यूशन फ्री है, मतलब पॉल्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है जो, लेकिन ये जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट, इससे जो है कोल को जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और ये थर्मल पावर प्लांट है, इसका एफिशिएंसी भी कम है, लेकिन इससे ही हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे स्टीम जो होता है, स्टीम से जब हम रोटेट कराते हैं तो स्टीम जो रोटेट करता है टरबाइन को, वो रोटेट करता है 24/7 किसी भी कंडीशन में। लेकिन अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें, सॉरी हाइड्रो की बात करें, तो हाइड्रो जो है डिपेंड करता है वाटर लेवल पे। वाटर का लेवल कम हुआ तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगी। लेकिन ये जो है अमाउंट ऑफ कोल, कोल जो है अभी जितने अमाउंट में हमें कोल चाहिए हम कोल इकट्ठा करते हैं और मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जब भी आपका थर्मल पावर प्लांट के लेआउट आए एग्जाम में, तो आप सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट का जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम को बनाने के बाद ये लिख सकते हैं मेन इक्विपमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए कोल आता है, कोल को हैंडलिंग करते हैं। कोल आता है जैसे प्लेस पे जो भी जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ कोल को हैंडलिंग करते हैं। उसके बाद कोल को जो होता है पल्वराइज, बहुत ही प्रिसाइज वे में उसको पीसते हैं जो कोल को होता है, क्योंकि जब पीसते हैं तो उसका एरिया जो होता है वो कम हो जाता है और वो बहुत अच्छे से जलता है। ये चीज़ सब चीज़ हमें अपने वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पे हमारा मेन मोटो है आपको रिवीजन कराना, रिवीजन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे हमने कोल को पल्वराइज मतलब पीसा, कोल को बहुत ही पाउडर फॉर्म में हमने जब बनाया, उसके बाद इसका हमारा उसमें फ़ैन लगे होते हैं। फ़ैन क्यों लगे होते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे जब हमारा कोल जलेगा। उसके बाद बॉयलर हैश हैंडलिंग, जैसे ऐस मतलब राख होगा, आप जानते ही हैं जैसे कोल जलेगा तो राख होगा। उसके बाद प्लांट टरबाइन होता है। टरबाइन किस लिए होता है, जब स्टीम मतलब स्टीम जो होता है टरबाइन पे ही तो जाके गिरेगा, तभी तो हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। उसके बाद अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के बाद कंडेंसर, उसके बाद कूलिंग टावर। तो ये हमारा मेन इक्विपमेंट है, तो इस चीज़ को आप नहीं भूल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो डायग्राम, डायग्राम के बाद कुछ उसका वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन के बाद मेन इक्विपमेंट, और सभी इक्विपमेंट के थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब फर्स्टली यहाँ पे वही लिखा है, सब चीज़ वही लिखा है इस पीपीटी में जो हम आपको पहले समझा दे रहे हैं। फर्स्टली वाटर इज टेकन इनटू बॉयलर, बॉयलर में वाटर लेते हैं और वाटर को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, कोल जला के मतलब स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम जो होता है स्टीम को टरबाइन पे देते हैं, और टरबाइन जो होता है रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वही इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने ग्रिड से या अपने ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करके अपने घरों तक लाते हैं। तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। हाँ, बोलते बोलते हालत ख़राब, बट लेट्स सी। 200 मेगावाट का जो प्लांट होता है उसको अगर एक दिन चलना है तो 2000 टन ऑफ कोल की नीड होती है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोल हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं। बट नाउ आवर गवर्नमेंट इज़ टोटली मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही जागरूक हो गई है कि हमें थर्मल पावर प्लांट को बंद करके हाइड्रो या जो सोलर पावर प्लांट है, जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें रिप्लेस करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, सबसे पहला जो हमारा थर्मल प्लांट है हुसैन सागर, जो हुसैन सागर है वहाँ पे बनाया गया था 1920 में। उसके बाद अगर बात करें, देखिए कलर भी सेम है, रुकिए कलर चेंज करते हैं। हाँ पीला सही है, पीला, ओ माय गॉड, हाँ पीला सही है। हाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो 1920 में सबसे पहला हमारा थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था। उसके बाद अगर बात करें, इन इंडिया 269 थर्मल पावर प्लांट आउट ऑफ 138 इज़ इन पब्लिक सेक्टर, जो पीएसयू होते हैं। आउट ऑफ 131 जो है 131 इज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, अबाउट इतना जो है हमारा इन इंस्टॉल कैपेसिटी है, इतना अमाउंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। तो ये हमारा जो भी था ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट। नाउ द टाइम इज़ टू नो अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी हमने पढ़ा हाइड्रो,
हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा, हाइड्रो के बाद हमने थर्मल पढ़ा, थर्मल के बाद हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हम ये वीडियो में मतलब अब देखेंगे। तो हर एक वीडियो हमने बनाया है, जैसे अब अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखेंगे, हम प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाया है, लेकिन यहाँ पे वन शॉट में हम सभी चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो ले आउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और मतलब इसको बनाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें चेम्बर बनाना होता है, और इसमें देखते हैं फ्यूल रॉड होता है, रिएक्टर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, और इसमें भी जस्ट प्रोसेस यही होता है कि हमें पानी को गर्म करना होता है। यहाँ पे देखिए कंडेंसर होता है, जो बॉयलर होता है, पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने के बाद स्टीम जो होता है टरबाइन पे जाता है, टरबाइन रोटेट होता है, सेम प्रोसेस, टरबाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हम इसे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी यही सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है एज ऑफ आई कैन से थर्मल पावर प्लांट। चलिए आगे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर बताएं तो देखिए, सबसे पहले हम यूरेनियम आप जानते होंगे, U9235 यूरेनियम जो है 92 235 का यूज करते हैं। यूरेनियम का मतलब एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, यही यूरेनियम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं। और जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, पढ़े होंगे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन मतलब वही जो अभी देखते हैं, उससे मतलब जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं इस पर, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है निकलता है, और यही अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी को हम मतलब लेते हैं। तो आगे देखते हैं, इसका सब चीज़ हमने लिखा होगा। द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट डिपेंड अपॉन द 4 कंपोनेंट, मतलब 4 कंपोनेंट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, सबसे पहला उसमें चीज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद हीट एक्सचेंजर के बाद स्टीम टरबाइन के बाद अल्टरनेटर। तो ये 4 जो चीज़ होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आगे देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड हीट एक्सचेंजर परफॉर्म द कन्वर्ट वाटर, मतलब जो उसमें पानी हम होता है, पानी को हीट एक्सचेंजर से हीट उसका एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो होता है हम हीट जो एब्जॉर्ब करते हैं उससे स्टीम बनाते हैं, और वही स्टीम जो है टरबाइन पे जाके रोटेट कराता है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मतलब अब बहुत अच्छे से हमने पीपीटी में देखे न्यूक्लियर रिएक्टर बताया। न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ द मेन कंपोनेंट, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फ्यूल इज सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस हेयर बाई हैविंग, जैसा हमने बताया कि यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, और जो ब्रेकिंग ऑफ यूरेनियम जो होता है वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो होता है प्रोड्यूस करता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम मतलब कंट्रोल चैन और कंट्रोल रिएक्शन का यूज करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें हीट एक्सचेंजर का क्या रोल होता है। तो हीट एक्सचेंजर, कूलेंट इज यूज टू रेज हीट एक्सचेंजर, मतलब कुछ कूलेंट हम यूज करते हैं, और उसके ही हेल्प से हम क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब, मतलब जो हीट होता है उसे अपने स्टीम को कन्वर्ट करते हैं, जो पानी होता है उसे गर्म करते हैं, और फिर स्टीम टरबाइन पे सब वही लिखा है जो हम आपको समझाया है। स्टीम टरबाइन पे हमारा स्टीम आता है, स्टीम जो होता है रोटेट कराता है, रोटेट करने के बाद हमारा जो होता है कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो कि जो हमारा स्टीम जो होता है उसको काइनेटिक एनर्जी होता है, स्टीम जो आता है गर्म होकर वो काइनेटिक एनर्जी में होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारा जो है मैकेनिकल मतलब एनर्जी से हमारा जो ये टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट कराता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। यही हमारा प्रोसेस हुआ इसका, हमारा थर्मल का भी न्यूक्लियर का भी सभी का एक ही प्रोसेस होता है। कैसे भी कुछ भी करके हमको जो जनरेटर है उसके टरबाइन को रोटेट कराना है, प्राइम मूवर किसी भी फॉर्म में हो, बस हमें जो हमारा मोटर होता है, मोटर के जो शाफ्ट होता है उसको रोटेट कराना होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। जो कंट्रोल रॉड क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, सबसे पहले जब भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है तो कंट्रोल रॉड मॉडरेटर क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल रॉड इज यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूक्लियर, मतलब जानते होंगे चैन रिएक्शन होता है और बहुत ही फास्ट होता है, जो कि कंट्रोल रॉड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को। तो हमारा कंट्रोल रॉड का यही हमारा वर्किंग होता है कि जो हमारा
कंट्रोल करता है चैन रिएक्शन को। कंट्रोल रॉड आर मेड अप ऑफ मतलब बोरान, कैडमियम एंड हैडमियम। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीटिव एग्जाम में जरूर पूछता है जो कंट्रोल रॉड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। जब कंट्रोल रॉड होता है बोरान कैडमियम का बना होता है या हैफनियम का बना होता है। कंट्रोल रॉड का मेन वर्किंग जो होता है एब्जॉर्ब करना होता है न्यूट्रॉन को बाय चैन रिएक्शन से। चैन रिएक्शन में हमारा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको जो होता है ये कंट्रोल करता है। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर इज अ मटेरियल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन जो फिजन होता है इलेक्ट्रिक मतलब फिजन जो होता है, फिजन फ्यूजन जो दो टाइप के हमारा रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होता है उसको स्लो डाउन करता है हमारा मॉडरेटर। मतलब मॉडरेट मीन्स क्या होता है? कम करना। और ये जो होता है हमारा कंट्रोल रॉड जो होता है कंट्रोल करता है, मतलब यहाँ पे ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है केवल स्लो डाउन कर रहा है हमारा मॉडरेटर। द कॉमन मॉडरेटर इज वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, सोडियम एंड CO2। ये जो है मॉडरेटर होते हैं। और इसे प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि केवल AKTU के एग्ज़ाम तक ही नहीं, आपको कंपटीशन AKTU मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो पेज है। इसे आप अपने मतलब दिमाग में रख लीजिए। कंट्रोल रॉड किस चीज़ के बने होते हैं? कैडमियम, हैफनियम, बोरान, और जो हमारा मॉडरेटर होता है हैवी वाटर, वाटर ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि ये पूछता है। तो यही जो है हमारा ऑल अबाउट न्यूक्लियर थर्मल प्लांट। नहीं, थर्मल प्लांट के बारे में थोड़ा हमने आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो सबसे पहले तारापुर जो है इसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो है थर्मल पावर प्लांट जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। और ये जो होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मतलब डेटा कह सकते हैं होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है, क्योंकि न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट बनाना बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि एक बार हमारा चेन रिएक्शन गड़बड़ाया तो आप समझ सकते हैं। आपने केसेस जो होता है फैटमैन और लिटिल बॉय का जो एक बार बम्बार्डमेंट हुआ था अमेरिका ने जो जापान पे किया था उसका आप मतलब स्टोरी जानते ही होंगे। तो एक बार मतलब चेन रिएक्शन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कितना चेन ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, उससे बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट है वो तारापुर में बनाया गया था। और कमर्शियल एटॉमिक थर्मल पावर प्लांट 28 अक्टूबर 1969 को बनाया गया था, राइट। और 123 एग्रीमेंट मतलब 123 एग्रीमेंट साइन होने के बाद यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल मतलब जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी से 123 एग्रीमेंट करने के बाद हमारा गवर्नमेंट जो है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 28 अक्टूबर 1969 को बनाया था। देखिए ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये नोट्स बना के लिख देते हैं तो जो टीचर चेक करेगा ना ऑब्वियसली वो समझेगा कि हाँ बच्चे के पास नॉलेज है तभी ये इतना डीपली लिख पा रहा है। सो ये जो भी हम आपको मतलब लास्ट में सभी थर्मल पावर प्लांट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी जस्ट वेट, अभी हम बता रहे थे तो जो अरे जस्ट वेट, हाँ तो अगर आगे हम बात करें तो जो हमारा कुंडनकुलम है न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो कि NPP के नाम जाना जाता है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, जो कि सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्टेट है। तो ये याद रख सकते हैं। और 2024 में जो है 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट इन 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इन 7 थर्मल पावर प्लांट, मतलब 7 हमारा जो है 7 पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 22 ऑपरेशनल रिएक्टर हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरोरा जो है लोकेटेड इन बुलंदशहर, जिसमें कि हमारा NPCIL ने मतलब 440 मेगावाट का न्यूक्लियर हमारे पास पावर प्लांट है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ। नाउ द पॉइंट ऑफ को जनरेशन क्या होता है? को जनरेशन मीन्स जो होता है इट्स मीन्स सिक्वेंशनल कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी फ्यूल इन टू मतलब यूजेबल फॉर्म। जैसे हमारा अभी हीट हम जो एब्जॉर्ब मतलब जैसे हम थर्मल पावर प्लांट से हीट को बना रहे थे तो हीट लॉसेस हो रहा था, लेकिन जो लॉस हो रहा है हीट उसको फिर यूटिलाइज कर देते हैं, तो इसी को हम को जनरेशन कहते हैं। तो यही हम पढ़ेंगे। द को जनरेशन इज सिस्टम आइदर एन इम्प्लीमेंट इन अ जनरेशन और रिजेक्शन यूटिलाइजेशन। जो हीट मतलब बेकार हो रहा था उसी को भी हम यूज करते हैं तो उसे को जनरेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल से हम आपको बताने की कोशिश करें मतलब डायग्राम से, जैसे बॉयलर है,
बॉयलर में फ्यूल दिए, इससे पानी को गर्म किया, इससे हम टरबाइन बनाए। लेकिन ये जो मतलब टरबाइन जो ये स्टीम प्रोड्यूस हुआ, इससे हम अदर प्रोसेस भी कर सकते हैं, अदर काम भी कर सकते हैं, पानी गर्म या और कोई काम कर सकते हैं। तो को जनरेशन मतलब को जनरेट कर रहे हैं एनर्जी को, मतलब वेस्टेज नहीं होने दे रहे हैं। तो आप ये डायग्राम याद कर लीजिए और थोड़ा सा जो हमने बताया ये जो है 4 लाइन, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। मतलब जो कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट केवल हम बताएं तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। लेकिन अगर को जनरेशन करें, इसमें जो होता है मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को इफेक्टिवली हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ को कंसेप्ट ऑफ को जनरेशन, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कैपेटिव पावर प्लांट क्या होता है। अभी तक हमने 3 पावर प्लांट पढ़ा। अरे ये ऊपर कैसे हो जा रहा है यार। अभी तक हमने 3 पावर प्लांट पढ़ा। सबसे पहले हाइड्रो पढ़ा, ठीक है। हाइड्रो के बाद हमने थर्मल पढ़ा, थर्मल के बाद न्यूक्लियर पढ़ा, न्यूक्लियर बाद कैपेटिव पढ़ेंगे। तो ये आपके मतलब सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेटिव पावर प्लांट क्या होता है। जो कैपेटिव पावर प्लांट होता है जी, यहाँ से हम टच करने के नीचे, तो कैपेटिव पावर प्लांट होता है वो प्रोवाइड लोकलाइज सोर्स, मतलब जैसे कैपेटिव पावर प्लांट वो होता है बहुत ही छोटे अमाउंट में हम कैपेटिव पावर प्लांट यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में नरोडा मान के चलिए, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अगर हमें छोटे से लोकलाइज एरिया में भेजना है, जैसे कश्मीर में जनसंख्या उतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम ट्रांसमिट करें यहाँ से उत्तर प्रदेश से कश्मीर में, तो बहुत ही ट्रांसमिशन कॉस्ट आएंगी। तो कैपेटिव पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट होता है जिसका मतलब बहुत ही लोकल एरिया के लिए हम वहीं पे प्लांट बना देते हैं। जैसे हम कश्मीर को केवल छोटे से इलाके में, अगर किसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो उसे हम एक पावर प्लांट बना देते हैं और उसी को कैपेटिव पावर प्लांट कहते हैं। दिस आर टिपिकली इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, बताया ना, लार्ज ऑफिस और डेटा सेंटर। तो ये जो पावर प्लांट होते हैं उसे कैपेटिव पावर प्लांट के नाम से हम जानते हैं। जो कैपेटिव पावर प्लांट होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, द प्लांट में ऑपरेट ग्रिड पैरेलली, मतलब ग्रिड में भी हम अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तो ग्रिड को भी दे सकते हैं। तो ये जो छोटे अमाउंट हम प्लांट लगाते हैं फॉर एनी इंडस्ट्रियल पर्पज और फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर मतलब जो दूर इलाके होते हैं वहाँ पर हम जो बना देते हैं प्लांट, उसे कैपेटिव पावर प्लांट के नाम जानते हैं। तो अभी तक जो भी हमने बताया था ये हमने अपने वीडियोज़ में बनाया, मतलब जो अपने लेक्चर्स वीडियो अपलोड किया उसमें बताया था। लेकिन जैसे स्टार्टिंग बताया हमारा एग्ज़ाम था, तो उसके कारण हम सभी टॉपिक को नहीं कर पा रहे थे उस समय। लेकिन इस वन शॉट में सभी टॉपिक को, जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें पूरा हमने कवर करने की, मतलब अपना पूरा 100% देने की प्रयत्न किया है। तो ये चीज़ हम अपने लेक्चर्स में नहीं बताए थे, लेकिन आज आप हमें बताएंगे कि लोड कर्व क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, एवरेज लोड क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है, रिजर्व पावर प्लांट क्या होता है, मतलब रिजर्व एनर्जी क्या होता है। तो ये आप देख रहे होंगे सब में फैक्टर लगा हुआ है। तो जब तक आप जो भी हम बताएंगे इसको आप 1 से 2 बार याद नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे नहीं, तो 100% मैं कह सकता हूँ आपको ये याद नहीं रहने वाला है। तो जो हम चीज़ आज आपको बता रहे हैं उस चीज़ को आप आज पढ़िए, कल अपने हिसाब से लिखिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इस चीज़ को आप छोड़िए मत, इसे हल्के मत लीजिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा मतलब ये जो सभी कर्व हैं और जो ये हमारा फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स किस लिए बनाए गए हैं, मतलब जो भी हमारा पावर प्लांट्स होते हैं उसमें एवरेज लोड क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, ये जब कैलकुलेट पहले से हम करे रहेंगे तो हम अपने जो प्लांट्स हैं थर्मल पावर, न्यूक्लियर, उसको बहुत इफेक्टिवली रन करा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोड कर्व देखते हैं। लोड कर्व क्या होता है, तो लोड कर्व क्या होता है, देखिए यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर स्टार्टिंग से 29 पेज नंबर है, 32 का है, तो सबसे पहले देख सकते हैं हम जब स्टार्ट किए थे पीपीटी बनाना, तो उस समय हम पीपीटी उतना अच्छे वे में नहीं बना रहे थे। जस्ट वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आप ज़िंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आप बिगनर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे आप सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस काम में अगर आपका मन लग रहा है, इफ़ यू हैव मोर इंटरेस्ट, देन वो दिन दूर नहीं कि जब आप उसमें स्पेशलाइज्ड आपको नॉलेज हो जाता है। तो वही देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीपीटी को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको डिफरेंसेस दिखेंगी। शुरू में मैं डिब्बा में मतलब बना रहा था, मुझे बनाने नहीं आता था, हम कुछ ऐप का यूज करते थे जो कि अच्छे नहीं थे। धीरे धीरे जैसे हम बनाना कोशिश किए, अब देख सकते हैं बिल्कुल जो पीपीटी बनता है हम पीपीटी की तरह बनाना सीख गए। तो ये हम आपसे कहेंगे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने का प्रयत्न कीजिए, राइट। तो लोड कर्व क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं।
लोड कर्व इज नथिंग, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन लोड एंड टाइम। लोड और टाइम के बीच में जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को हम लोड कर्व के नाम जानते हैं। और ये जो होता है द लोड किलोवाट या मेगावाट में हम लेते हैं और टाइम को हावर में लेते हैं। तो जैसे हम लोड कर्व कैसे बनाते हैं, जैसे ये देखिए हमारा लोड कर्व है। सबसे पहले हम किसके दो दो मतलब जो लोड है, लोड किलोवाट या किलोवाट हावर जो भी है, किलोवाट या यहाँ पे देख सकते हैं, लिखिएगा ज़रूर अपने एग्जाम में, किलोवाट या मेगावाट में हम लोड लेते हैं। और लोड और टाइम आवर में लेके जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो देखिए जैसे हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, कोई भी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है पीक है, पीक टाइम है, जिसे हम पीक लोड कहेंगे। और ये जो है एवरेज है, तो एवरेज लोड के नाम जानते हैं। और ये जो है इतना हमेशा जो पावर प्लांट जो है किसी भी टाइम पे इतना तो अमाउंट ऑफ हमारा पावर जनरेशन होना ही चाहिए, तो इसे हम बेस लोड के नाम से जानते हैं। मतलब इतना लोड तो हमेशा रहता है, ये टाइम पे निर्भर करता है। मान चलिए इस टाइम ले लीजिए, ये सुबह का 4 बजे है, ये सुबह का 5 बजे है, सुबह का 12 बजे है। मान के चलिए सुबह का 12 बजे सभी इंडस्ट्री चल रही हैं, सभी लोग कूलर टीवी फैन चला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो ये पीक लोड हो गया। ये शाम का 5 बजे हो गया, शाम का 5 बजे मान के चलिए कुछ लोग अपना मतलब घूमने चले गए बाहर, कुछ लोग कुछ काम करने चले गए, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। रात में ये मान के चलिए 12 बजे का है, तो रात में 12 बजे सब लोग अपना फ़ैन लाइट सब चीज़ बंद कर दिए, तो ये हमारा मतलब लोड जो होता है बढ़ता घटता रहता है। कभी पीक लोड होता है, कभी एवरेज लोड क्या है, कभी बेस लोड क्या है, ठीक है। तो ये हमारा लोड हो गया। तो इसे जो हम मतलब ये क्या है, हावर मतलब टाइम, और जो हम लोड के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं इसे लोड कर्व के नाम से हम जानते हैं। सो नाउ दूसरा हम लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, ये आपका एक नंबर में ज़रूर पूछता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है अभी जो हम बता रहे हैं एक नंबर, लेकिन जो अभी हम आगे बताएंगे फैक्टर्स, जो हम ये फैक्टर्स की बात कर रहे थे, डिमांड फैक्टर, फिर मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, ये सब जो होते हैं इस पर आपके न्यूमेरिकल एक 7 नंबर का जरूर आता है। तो अगर आप इस लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है वन शॉट का, अगर इसे आप देखते हैं और आप अच्छे समझ जाते हैं तो 7 नंबर फिक्स है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। तो लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, द लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ ऑल लोड, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड, मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे मान के चलिए हम कोई लोड ड्यूरेशन कर्व सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पीक लोड हो गया, घटते 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 जब हम ड्रा करते हैं कोई कर्व, तो वो जो होता है लोड ड्यूरेशन कर्व करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है, इसे बोल्ड किया है। तो इतना याद रखिएगा, कोई भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं लोड कर्व, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ड्रा कर रहे हैं तो उसे लोड ड्यूरेशन कर्व के नाम से हम जानते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज, आफ्टर लोड कर्व हमें कनेक्टेड लोड समझना है। कनेक्टेड लोड क्या होता है, द सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल लोड कनेक्टेड टू योर सिस्टम। मान चलिए आपके घर में जितने भी मतलब जितने भी आपके घर में इक्विपमेंट लगे हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उनकी कुछ रेटिंग होगी, उनके कुछ रेटिंग होती है कि इतने पावर का होता है, इतने में मतलब वाट का है, इतने हार्स पावर का है। सभी के रेटिंग को हम मतलब कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड लोड कर रहे हैं, जो आपके मतलब मीटर से कनेक्टेड है उसे कनेक्टेड लोड के नाम से हम जानते हैं। कंटिन्यूस रेटिंग, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रेटिंग इज नोन एज कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, the maximum demand installed our system, the greatest of all demand have occurred during the specific period of time। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना हमारा मैक्सिमम जा रहा है डिमांड किसी भी सब स्टेशन पे, किसी भी पावर प्लांट पे, उसे मैक्सिमम मतलब नाम से ही कितना हमारा मैक्सिमम ही डिमांड हो रही है, तो उसे मैक्सिमम डिमांड का नाम जानते हैं। नाउ अगर पाँचवें की बात करें तो एवरेज डिमांड क्या होता है, द रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज हमारा एवरेज डिमांड। एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड मतलब एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है एक सर्टेन टाइम में, और उसे जब हम हावर में कैलकुलेट करते हैं, रेशियो जब लेते हैं इसका, एनर्जी कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड अपॉन इन अ हावर ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज एवरेज लोड। तो इसे हम एवरेज लोड का मतलब कहते हैं। मतलब लोड क्या है, एवरेज क्या है, तो एवरेज आप जानते हैं कि टोटल जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और इन कितने घंटे में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज लोड के हम नाम से जानते हैं। तो ये जो है 2 नंबर में आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल भी लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक को आप कैसे भी छोड़िएगा मत, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आसान है इसीलिए हम सबसे पहले लिए हुए हैं। अब डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड टोटल कनेक्टेड लोड। और डिमांड फैक्टर जो होता है मैक्सिमम डिमांड अबाउट टोटल कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड जैसे कोई भी पावर प्लांट पे डिमांड फैक्टर क्या होता है, सबका जो फैक्टर है सबका हमें रेटिंग पता करना होता है, सबका वैल्यू एक्यूरेट हमें पता करना होता है, ताकि हमारा कहीं फेल्यूर ना हो, हमारा ग्रिड फेल्यूर ना हो, हमारा जो
प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, बड़े बड़े अल्टरनेटर। एक बार अगर कोई ख़राब हुआ तो करोड़ों का उसका खर्चा आता है, हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा हम फैक्टर निकालते हैं, और सभी फैक्टर को हम हमेशा जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं, कब पीक लोड है, कब बेस लोड है, कब हमें अल्टरनेटर को चलाना पड़ेगा, कब बंद करना पड़ेगा। तो इसको हमने अपने वीडियो में शायद बताया होगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो फॉलो कीजिए, या वीडियो से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अदर वीडियो देखिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमारा वीडियो देखिए, लेकिन अगर वो आपको बहुत अच्छे से जानना है तो यू कैन मेक अ इंटरेस्ट टू नो व्हाट इज़ एंड हाउ योर थर्मल पावर प्लांट इज़ वर्किंग। सो डिमांड फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अबाउट टोटल कनेक्टेड लोड। अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपको एक नंबर मिल ही जाएगा। आपको एक नंबर के बारे में नहीं सोचना है, आपको 7 नंबर के बारे में सोचना है, लेकिन 7 नंबर कब आएगा, जब आपको एक नंबर वाला चीज़ मालूम रहेगा। एम आई राइट? सो नाउ लोड फैक्टर क्या होता है, बोलते बोलते आई कैन से वर्ड हालत ख़राब। लेट्स लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर ऑफ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू पीक लोड। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड और टोटल कनेक्टेड लोड था डिमांड फैक्टर जब निकाल रहे थे। लेकिन लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड टू मैक्स पीक लोड। जो एवरेज लोड और पीक लोड का रेशियो होता है उसे लोड फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। एवरेज लोड रेशियो टू पीक लोड इज नोन एज लोड फैक्टर। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर। ये जरूर पूछता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डिमांड अपॉन, मतलब मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम। तो ये डिमांड फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर, सॉरी डाइवर्सिटी फैक्टर। देखिए सब फैक्टर जो है ना थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। डिमांड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इसे बिल्कुल आपको याद ही करना होगा। तो जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, सम ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डिमांड अपन, मतलब रेटिंग ऑफ टोटल रेटिंग ऑफ, हम कह सकते हैं पावर प्लांट। तो ये जो है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपन मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम। मतलब पावर प्लांट का क्या मैक्सिमम रेटिंग है, और सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सभी इंडिविजुअल के हम डिमांड को ऐड करेंगे, उसका रेशियो लेंगे, तो उसे डाइवर्सिटी फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। नाउ अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन फैक्टर की, क्या होता है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड सिस्टम कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटी इज नॉन एज यूटिलाइजेशन फैक्टर। मतलब कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या है और कितना रेटेड हमारा कैपेसिटी होता है। ये जो है मैक्सिमम डिमांड, देखिए अगर हम आपको बहुत अच्छे से बताएं, डाइवर्सिटी फैक्टर सभी का सम, मैक्सिमम सम को लेते हैं और रेटेड ऑफ कैपेसिटी। लेकिन अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो केवल मैक्सिमम डिमांड लेते हैं और रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट लेते हैं। यहाँ पे सबका जोड़ना है, यहाँ पे केवल एक लोगों का जोड़ना है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे निकलता है ये आपने देखा। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, आपको एक बार में तो 100% कह सकते हैं नहीं याद होगा, जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे, एक दो बार अपने कॉपी पे लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तो याद नहीं होने वाला। कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक हम बताएं और आप याद कर लें। प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है? प्लांट यूज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ किलो वाट जनरेटेड, मतलब किलो वाट आवर जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर प्लांट एंड नंबर ऑफ आवर विच प्लांट इज ऑपरेटेड। मतलब वही लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें हमारा जो प्लांट यूज फैक्टर है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है? प्लांट यूज फैक्टर जो रेशियो होता है किसका? एक्चुअल इनर्जी प्रोड्यूस, मतलब कितना एक्चुअल इनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है अपॉन प्लांट कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब कितने देर के लिए हमारा प्लांट ऑपरेट हो रहा है। मतलब एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट, कितना एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो हम प्लांट यूज फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो नाम से ही क्लियर है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमारा पावर प्लांट में कितना कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर सिस्टम रिप्रेजेंट मैक्सिमम कैपेसिटी डेट विच एनर्जी, मतलब सिस्टम इज डिजाइन टू रन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब हमारा जो कोई पावर प्लांट है उसका पीक इंस्टॉल कैपेसिटी है, कितना पावर जनरेट कर सकता है मैक्सिमम, उसे हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कह सकते हैं। जैसे हम अभी हमने बताया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा उत्तर प्रदेश में, उसका जो 440 में भी था, 440 मेगावाट, तो इसका अधिकतम हमारा कैपेसिटी है, तो इसे हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहेंगे। कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे उत्तर प्रदेश में है, नरौरा, जो कि बुलंदशहर में, उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 440 किलो वाट नहीं था यार, मेगावाट था, मेगावाट। तो इतना इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है।
उसके बाद हम बात करें रिवर्स कैपेसिटी, रिजर्व सब जानते होंगे। रिजर्व मीन्स पहले से बचा के रखना। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्लांट कैपेसिटी अपन मैक्सिमम डिमांड। मतलब प्लांट की कैपेसिटी क्या है, वही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मान के चलिए 440 हमारा प्लांट की कैपेसिटी है और मैक्सिमम 220 हम यूज कर रहे हैं, तो जितना ये बच रहा है 220 फिर बच रहा है, तो इसे हम रिजर्व, मतलब रिजर्व इतना हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी है किसी भी पावर प्लांट का, तो इसे हम रिजर्व कैपेसिटी के हम नाम से मतलब जानते हैं। सो नाउ अगर एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ पावर प्लांट इज स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम लोड दिया हुआ है इतना मेगावाट, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब लोड यहाँ पे मैक्सिमम लोड 500 मेगावाट एंड मिनिमम लोड दिया हुआ है इतना। सभी चीज़ को सबसे पहले आप पढ़िए लिखिए, न्यूमेरिकल लगाने का यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है। कैपेसिटी पावर प्लांट दिया हुआ है इतना, हमें फाइंड क्या करना है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको मांग चलिए अभी हमने जो बताया लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड। अगर आपको एवरेज लोड निकालने नहीं आ रहा है, मैक्सिमम डिमांड नहीं निकालने का, तो लोड फैक्टर कैसे निकालेंगे, लोड फैक्टर नहीं निकालेंगे तो यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी नहीं निकाल सकते। तो ये जो है लास्ट पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 7 नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड हमारा, मैक्सिमम लोड दिया है इतना है हमारा क्या कोई पावर प्लांट का, मिनिमम लोड इतना है, कैपेसिटी ऑफ प्लांट हमारा इतना है। फाइंड हमें क्या करना है, प्लांट फैक्टर, लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी। सबसे पहले एवरेज लोड के लिए क्या होता है, एवरेज एनुअल लोड हमारा दिया है मैक्सिमम और मिनिमम का जोड़ के और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ये एनुअली, मतलब एक साल में हमारा एनुअल लोड कितना आया, तो एनुअल लोड 450 मेगावाट आया। फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखिए, हमने पीछे बताया होगा कैपेसिटी फैक्टर, एक मिनट देखिए कहीं जरूर कैपेसिटी फैक्टर होगा। मतलब कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज एनुअल लोड अपन कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। तो एवरेज एनुअल 450 आया और कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट क्या है मैक्सिमम 750। 750 कहाँ दिया हुआ है, 750 यहाँ दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.6 हमारा जो होता है कैपेसिटी फैक्टर आएगा। लोड फैक्टर क्या होता है, अभी हमने शुरू में बताया था एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड कितना आया था हमारा 450 और हमारा मैक्सिमम क्या है, प्लांट की कैपेसिटी और 500 है, तो 0.9 हमारा जो है लोड फैक्टर आया। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड अपन कैपेसिटी ऑफ प्लांट, मैक्सिमम डिमांड कितना है 500 और प्लांट की कैपेसिटी कितना है 750, तो ये जो हमारा आ गया 0.667। जब आप डिवाइड करेंगे देखिए कितना आसान है, आप समझ सकते हैं केवल और केवल वैल्यू रख के डिवाइड करना है। लेकिन मेरे भैया आप समझ सकते हैं अगर वीडियो देख रहे हैं कि आपको अगर ये फार्मूला ही नहीं याद है तो आप 7 के 1 नंबर नहीं ले सकते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार, अभी आपके एग्ज़ाम होने में 4 से 5 दिन है, इसको रटिए, मतलब कुछ चीज़ें रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके कहीं दिमाग में आता है। तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड मालूम है हमें 450, हमें मैक्सिमम डिमांड मालूम है, दोनों को डिवाइड किया हमारे एवरेज लोड फैक्टर आ गया। यूटिलाइजेशन फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपन प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड 500, 750, यही हमारा कैपेसिटी फैक्टर जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर के नाम से हम जानते हैं, ये भी 0.6677 आ गया। लास्ट जो है रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी 750 आपने देखा, देखिए यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी 750 और मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है हमारा, मैक्सिमम डिमांड जो है 750, तो ये हमारा 250 है ना। मान चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं, हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसका 750 मेगावाट का है, ठीक है, और हम कितना यूज कर पा रहे हैं, मैक्सिमम जो है यूज कर पा रहे हैं 200 500 यूज कर पा रहे हैं। तो अभी हमारे पास रिजर्व में 250 मेगावाट बचा ना, तो यही रिजर्व कैपेसिटी के नाम से हम जानते हैं। तो लास्टली हम कह सकते हैं कि अगर वीडियो लास्ट तक देखें तो डोंट फॉरगेट टू लाइक है, कमेंट है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो चीज़ आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो इस वीडियो में पूरा हमने कोशिश किया है। देखिए हम आपको सबसे पहले पेज पे लेकर चलते हैं, पहले पेज पे मतलब यही पूरा आपका सिलेबस है। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है पावर जनरेशन, इसमें हमने देखिए सबसे पहले हमने कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल, न्यूक्लियर को जनरेशन, कनेक्टेड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, मतलब लोड कर्व क्या है, सब चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने छोड़ा है, और मात्र 50 मिनट में हमने पूरा अपना कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ इससे एक पॉजिटिव फीडबैक दीजिए और पॉजिटिव कमेंट कीजिए। थैंक यू।